सितंबर की धूप अभी भी आग बरसा रही थी। सड़क पर चल रहे लोग पसीने से भीगे हुए जल्दी जल्दी अपने रास्ते जा रहे थे। कोई भी एक पल के लिए भी बाहर रुकना नहीं चाहता था। लेकिन जी फैंग के लिए ये मौसम सर्दियों से भी ज्यादा ठंडा था। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुमने अभी क्या कहा? जी फैंग ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कहा मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। और आज के बाद मुझे हुई हुई मत बुलाना। मेरा नाम हु शुए हुई है। क्यों? जी फैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। हुई हुई? ऐसा क्यों? उसका दिल दर्द से मरोड़ खाने लगा। 2 महीने पहले ही तो दोनों ने हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद अचानक ब्रेकअप। वो इसे कैसे मान लेता? जी फैंग सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को खाली नजरों से देखता रहा। दिल जैसे टूट चुका था। दोनों मंगशी काउंटी नंबर 2 हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। जी फैंग शांत स्वभाव का लड़का था, ज्यादा बातें नहीं करता था। घर की हालत खराब थी, पढ़ाई भी बस औसत से नीचे थी। दूसरी तरफ हु शुए हुई खूबसूरत, चंचल और क्लास की वाइस मॉनिटर थी। लड़के उसके पीछे घूमते थे, कुछ तो उसके लिए लड़ भी चुके थे, लेकिन आखिर में उसी शांत जी फैंग ने उसका दिल जीत लिया था। दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे। धीरे धीरे प्यार हुआ और उन्होंने चुपके से रिश्ता शुरू कर दिया। पर जी फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ईयर शुरू होते ही उसे ब्रेकअप सुनने को मिलेगा। क्यों? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हु शुए हुई की आवाज तेज हो गई। आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स भी मुड़कर देखने लगे। क्या मैंने कुछ गलत किया? जी फैंग ने लगभग विनती करते हुए पूछा। जी फैंग, हमारा भविष्य अलग है, हु शुए हुई ने घमंड से कहा। तुम्हारे घर की हालत कॉलेज का खर्च उठा सकती है? तुम्हारे नंबर इतने हैं कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मैं कॉलेज जाऊंगी, बड़े शहर में रहूंगी। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। जी फैंग का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमारा घर गरीब है, फिर अब ब्रेकअप क्यों? क्यों? हु शुए हुई हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में प्यार नहीं, तिरस्कार था। गर्मियों में मैं अपनी बहन के घर जियांगजो गई थी। पता है उसका घर कितने का है? तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो तब भी उसका बाथरूम नहीं खरीद पाओगे। उसकी कार की कीमत जानते हो? जी फैंग ने मुश्किल से सिर हिलाया। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। मेहनत? उसने मजाक उड़ाया। कितने साल? 10, 20, 50? मैं बूढ़ी होने तक इंतजार नहीं कर सकती कि तब जाकर एक घर और कार मिले। मैं जियांगजो जाऊंगी और तब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहेंगे। जी फैंग चुप रह गया। वही चेहरा जो पहले उसके लिए मुस्कुराता था, अब घमंड और ठंडेपन से भरा हुआ था। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आखिरी बची इज्जत ने उसे और गिड़गिड़ाने नहीं दिया। और हाँ, हु शुए हुई ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने टीचर से सीट भी बदलवा ली है। अब हम साथ नहीं बैठेंगे, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसकी एक सहेली उसके साथ थी। दूर जाते हुए उसकी आवाज आई, शुए हुई, तुमने थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं बोल दिया? मैं तो पहले ही बहुत नरमी से बोली, हु शुए हुई ने तिरस्कार से कहा। सोचा भी नहीं था कि वो इतना गरीब निकलेगा। उसने मुझे कभी एक ढंग का गिफ्ट तक नहीं दिया। पता नहीं मैं उसे पसंद कैसे करने लगी थी। धीरे बोलो, जी फैंग सुन लेगा। सुन ले तो क्या, वो बस एक गरीब हरामी है। धड़ाम। ये शब्द सुनते ही जी फैंग को लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। उसकी मुट्ठियां कस गईं, माथे की नसें उभर आईं, सांस भारी हो गई। हरामी, नाजायज, ये शब्द उसके बचपन से उसका पीछा करते आए थे, क्योंकि सच में जी फैंग एक नाजायज औलाद था। इसी वजह से उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया था। अगर कुछ अच्छे लोगों ने मदद ना की होती तो शायद वो दोनों सड़क पर भूखे मर जाते। बचपन में दूसरे बच्चे उसे इन्हीं नामों से चिढ़ाते थे। यही उसकी सबसे बड़ी शर्म बन गया था। और आज जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही उसी बात का मजाक उड़ा रही थी। जी फैंग ने सूनी हंसी हंसी। हाँ, मैं बस एक हरामी ही हूँ। वो टूटे दिल के साथ सड़क पर चलता रहा। सितंबर की तपती गर्मी में भी उसे सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। तभी पास की दुकान के टीवी से खबर चल रही थी। ताज़ा खबर, वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्रैब नेबुला में एक शक्तिशाली गामा रे फ्लेयर देखा है। टीवी पर खबर चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंतरिक्ष से आती वही अदृश्य किरण पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। जी फैंग टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर भटकता रहा। अचानक आसमान की रोशनी जैसे हल्की सी चमकी। एक अदृश्य किरण सीधे उसके सिर से टकराई और अगले ही पल जी फैंग
बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सफेद अस्पताल के कमरे में तेज दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। जी फेंग बेड पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर लगातार अजीब आवाजें गूंज रही थी। बायो करंट स्टिमुलेशन एक्टिवेटेड, फ्यूजन अपॉर्चुनिटी सर्चिंग, ब्रेन नर्व कनेक्शन कंप्लीट, होस्ट ब्रेन फ्यूजन सक्सेसफुल, डेटाबेस इनिशिएटिंग, डिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम एक्टिवेटेड। पता नहीं कितना समय बीत गया। धीरे धीरे जी फेंग की आंखें खुली। सबसे पहले उसे आंसुओं से भरा एक चेहरा दिखाई दिया। माँ, उसके मुंह से अपने आप निकला। अगले ही पल वो अचानक उठकर बैठ गया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। माँ, ये अस्पताल है, मैं यहाँ कैसे आया? उसके बेड के पास बैठी थी उसकी माँ श्याओ सुमी। फेंग, तुम आखिर जाग गए। उनकी आंखों में खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़ लिया। फेंग, अब कैसा लग रहा है? तबीयत ठीक है ना? जी फेंग ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। माँ, आखिर हुआ क्या था? श्याओ सुमी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम स्कूल के पहले ही दिन क्लास छोड़कर चले गए थे, फिर सड़क पर धूप की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। अगर कोई अच्छा इंसान तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देती। क्लास छोड़ना। ये सुनते ही जी फेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सब याद आने लगा। वो स्कूल इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि वो अब उस जगह पर रह ही नहीं सकता था। उसे डर था कि हु शुएवे फिर से उसे इललेजिटिमेट चाइल्ड कहेगी। ब्रेकअप का दर्द, बेइज्जती, ताने, सब कुछ मिलकर उसे अंदर से तोड़ चुका था। वो बस टूटे हुए दिल के साथ स्कूल छोड़कर चला गया था। अपने बेटे का चेहरा अचानक उतरता देखकर श्याओ सुमी घबरा गई। फेंग, क्या हुआ? कहीं तबीयत खराब तो नहीं? माँ, मैं ठीक हूँ। जी फेंग ने तुरंत अपनी माँ को रोक लिया क्योंकि वो डॉक्टर बुलाने जा रही थी। अपनी माँ की आंखों में चिंता देखकर उसके दिल में दर्द उठा। उसकी आवाज पछतावे से भर गई। माँ, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं वादा करता हूँ अब कभी क्लास छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करूंगा और आपको दोबारा कभी चिंता नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा। श्याओ सुमी खुशी से रो पड़ी। मुझे पता था मेरा फेंगर सबसे समझदार बेटा है। समझदार? जी फेंग अंदर ही अंदर खुद पर हंस पड़ा। अगर वो सच में समझदार होता तो अपनी मेहनती माँ को कभी नहीं भूलता। अगर वो सच में बड़ा हो गया होता तो ये नहीं भूलता कि उसकी माँ हर दिन सब्जियां बेचकर उसकी फीस भरती है। लेकिन उसने क्या किया? वो हु शुएवे के प्यार में अंधा बना रहा। मैं इंसान नहीं, जानवर था। जी फेंग को खुद से नफरत होने लगी। श्याओ सुमे गांव की रहने वाली थी। शादी से पहले गर्भवती होने की वजह से उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया था। लोग उन्हें गिरी हुई औरत कहते थे। रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे। पूरी दुनिया उन्हें नीची नजरों से देखती थी। आखिरकार उन्होंने गांव छोड़ दिया और अकेले शहर आ गई। कुछ अच्छे लोगों की मदद से उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। जब जी फेंग छोटा था, श्याओ सुमी दिन में दूसरे बच्चों की देखभाल करती थी और उसे अपनी पीठ पर बांधकर काम करती थी। रात में वो कूड़े के ढेर पर जाकर बेचने लायक सामान ढूंढती थी ताकि थोड़ा पैसा मिल सके। कई साल संघर्ष करने के बाद उन्होंने एक छोटी सब्जी वाली गाड़ी खरीदी और सब्जियां बेचनी शुरू की। कमाई बहुत कम थी, लेकिन किसी तरह माँ बेटे की जिंदगी चल रही थी। जी फेंग बचपन से समझदार था। स्कूल के बाद वो बाजार जाकर अपनी माँ की मदद करता था। लेकिन हु शुहुई से रिश्ता शुरू होने के बाद सब बदल गया। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे उसने बाजार जाना बंद कर दिया। उसका सारा समय सिर्फ हु शुहुई के साथ गुजरने लगा। अब ये सब सोचकर उसके दिल में तेज दर्द उठ रहा था। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने अपनी मेहनत करने वाली माँ को अकेला छोड़ दिया और उस घमंडी लड़की के पीछे भागता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। अब से मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। मैं आपको अच्छी जिंदगी दूंगा। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। उसी पल जी फेंग सच में बदल चुका था, जैसे वो दोबारा जन्म ले चुका हो। उसकी जिंदगी का पहला असली वादा अपनी माँ के लिए जीना। अच्छा। श्याओ सुम्मी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इतने सालों की मेहनत, दर्द, संघर्ष, सब कुछ उस पल सफल लगता था। जी फेंग अपनी माँ की बाहों में सिर रखकर मन ही मन बोला, आज से हु शुहुई खत्म। अब मैं नया जी फेंग बनूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी माँ के लिए है। पूरा अस्पताल का कमरा माँ बेटे के प्यार और अपनापन से भर गया। लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से खुला।
दोनों ने मुड़कर देखा। एक मोटी नर्स अंदर आई, जिसके चेहरे पर साफ घमंड और तिरस्कार था। उसने ठंडी आवाज में कहा, शाओ सुमे, तुम्हारे अस्पताल में रहने के 3 दिन पूरे होने वाले हैं। 20 मिनट बाद कमरा खाली करना होगा। अगर रुकना है तो पैसे भरो, नहीं तो तुरंत निकलो। शाओ सुम्मी तुरंत खड़ी हो गई। नर्स, मेरा बेटा अभी अभी होश में आया है, उसकी हालत अभी भी कमजोर है। क्या हमें थोड़ा समय और मिल सकता है? हम 1 घंटे में चले जाएंगे। नर्स ने घमंड से मुंह बनाया। ये कोई गांव का छोटा क्लिनिक नहीं है, और समय चाहिए तो पैसे भरो। पैसे नहीं है तो यहाँ रहने का नाटक मत करो। शाओ सुम्मी का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी और दांत भींच कर कहा, मैं पैसे दूंगी। माँ? जी फेंग अचानक बेड से नीचे उतर गया। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। उसने नर्स को घूरते हुए पूछा, हमारे कमरे का समय खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, सही? हाँ तो? नर्स ने तिरस्कार से कहा, क्या कर लोगे? जी फेंग अचानक हंसा, लेकिन उसकी हंसी बेहद ठंडी थी। बहुत अच्छा, अगर 20 मिनट बाकी हैं तो इसका मतलब अगले 20 मिनट तक ये कमरा हमारा है, सही? नर्स चिढ़कर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास तुम गरीब लोगों से बहस करने का समय नहीं है। निकलना है तो जल्दी निकलो, बाहर निकल जाओ। जी फेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नर्स एक पल के लिए रुक गई। क्या कहा तुमने? जी फेंग ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने कहा अभी के अभी बाहर निकल जाओ। जब तक समय खत्म नहीं होता इस कमरे पर हमारा हक है, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ बाहर जाओ। यू? नर्स गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जी फेंग सही था। आखिरकार वो दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, 20 मिनट बाद अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवा दूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चली गई। घमंडी औरत। जी फैंग ने मोटी नर्स की पीठ की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, फैंगर, तुम सच में बड़े हो गए हो। अपने बेटे को देखकर शाओ सुमे राहत भरी मुस्कान रोक नहीं पाई। जी फैन अब उससे आधा सिर लंबा हो चुका था, और उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बचपने वाली मासूमियत बाकी थी। अभी थोड़ी देर पहले जब मोटी नर्स के साथ झगड़ा हुआ था, तब शाओ सुमे को डर था कि जी फैंग गुस्से में उसे मार न बैठे। अगर ऐसा होता तो मामला बहुत बिगड़ जाता, लेकिन नतीजा देखकर उसे राहत मिली। जी फैंग ने गुस्सा करने के बजाय चालाकी से नर्स को खुद ही बेइज्जत करवा दिया था। ये किसी को मारने से भी ज्यादा खतरनाक था। माँ, मैंने पहले भी कहा था, अब मैं आपको और अपमान नहीं सहने दूंगा। कोई भी अब आपको नीची नजर से नहीं देखेगा। जी फैन ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ को तुम पर भरोसा है। शाओ सुमे ने राहत से सिर हिलाया। अचानक जी फैंग को नर्स की बात याद आई। माँ, क्या मैं सच में 3 दिन तक बेहोश था? ये सुनते ही शाओ सुमे घबरा गई। फैंगर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं? जी फैंग के दिल में गर्माहट दौड़ गई। उसने अपनी माँ को देखा। वो सिर्फ 40 साल की थी, लेकिन चेहरे पर वक्त की मार साफ दिखाई दे रही थी। उसे अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे पालने के लिए उसकी माँ ने आखिर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। माँ, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, जी फैन ने हवा में कुछ मुक्के मारे। उसकी मुट्ठियों से हवा चीरने की आवाज आई। उसे लगा जैसे पूरे शरीर में ताकत भर गई हो। वो खुद भी हैरान था। पहले खराब पोषण की वजह से उसका शरीर कमजोर रहता था। उसने कभी ऐसी ताकत महसूस नहीं की थी। शायद अस्पताल में 3 दिन आराम करने की वजह से शरीर ठीक हो गया। जी फैन में मन ही मन सोचा। देखकर कि उसका बेटा सच में ठीक है, शाओ सुमे ने आखिर चैन की सांस ली। माँ, चलो, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, जी फैन बोला। शाओ सुमे ने हल्की सांस छोड़ी। अगर पैसों की इतनी तंगी ना होती तो वो अपने बेटे को इतनी जल्दी अस्पताल से कभी ना ले जाती। जैसे ही दोनों वार्ड से बाहर निकले, वही मोटी नर्स गलियारे में खड़ी मिली। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। उन दोनों को जाते देखकर वो बड़बड़ाई, खुद के पास पैसे नहीं, फिर भी अस्पताल में भर्ती होने चले आते हैं। जी फैंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने जोर से किया। शाओ सुमे ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। फैंगर, छोड़ो। जी फैंग ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। चलो माँ। अस्पताल से बाहर निकलते ही जी फैंग ने कई गहरी सांसें ली। अस्पताल की दवाइयों की गंध उसे बेहद परेशान कर रही थी। फैंगर, सामान गाड़ी पर रख दो। शाओ सुमे थोड़ी दूर पार्किंग शेड से घर की पुरानी पैडल वाली तिपहिया गाड़ी लेकर आई। जी फैंग अचानक अपराध बोध में भर गया। माँ, इन 3 दिनों में आप मेरी देखभाल करती रहीं, मतलब आप सब्जियां बेचने भी नहीं जा पाई, है ना? पगले बच्चे। शाओ सुमे मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ सब कुछ तुम्हारे लिए ही करती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ज्यादा पैसे कमाकर भी क्या फायदा? जी फैन मुस्कुरा पड़ा। वो अपनी माँ का प्यार साफ महसूस कर सकता था।
अचानक उसे कुछ याद आया। माँ, अभी काफी समय है, मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधे स्कूल जाऊंगा। 3 दिन की क्लास मिस हो चुकी है, शुरुआत में ही पीछे नहीं रह सकता। श्याओ सुमे ने समझाया। फैंगर, मैंने स्कूल में छुट्टी की अर्जी दे दी है, आज घर जाकर आराम कर लो, कल से स्कूल चले जाना। लेकिन जी फैंग ने सिर हिला दिया। माँ, मैं अब हाई स्कूल के आखिरी साल में हूँ, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। अपने बेटे की जिद देखकर श्याओ सुमे ने और समझाना छोड़ दिया। ठीक है, वो खुशी से मुस्कुराई। आज शाम तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। जी फैंग मुस्कुराया और स्कूल की तरफ निकल गया। अपने बेटे को जाते हुए देखकर श्याओ सुमेई के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदल गई। मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है, लेकिन फीस, उसने दांत भींच लिए। चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं अपने फैंगर को कॉलेज जरूर भेजूंगी। मंगाशी काउंटी नंबर 2 हाई स्कूल के गेट में दोबारा कदम रखते ही जी फैंग को लगा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। 3 दिन पहले इसी स्कूल के मैदान में हु शुए हुई ने उससे वो निर्दयी बातें कही थी। सब कुछ बीत चुका है, जी फैंग ने खुद से कहा। जी फैंग, तुम अकेले नहीं हो, अपनी माँ के लिए मेहनत करो। लोग तुम्हें नीचा दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से माँ को अपमान सहना पड़े, ये कभी नहीं होना चाहिए। उसने अपने कपड़े ठीक किए और शांत चेहरे के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। जी फैंग की क्लास मंगाशी नंबर 2 हाई स्कूल की तीसरे साल की क्लास 6 थी, जो दूसरी मंजिल पर थी। करीब 10 बजे का समय था। पूरा स्कूल शांत था, सब लोग क्लास में होंगे। क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचकर जी फैंग बोला, रिपोर्ट, मैं लेट हो गया। टीचर लगभग 50 साल के मध्यम आयु के आदमी थे, चश्मा लगाए हुए और चेहरे पर दयालुता थी। उन्होंने सिर हिलाया, अंदर आ जाओ। जैसे ही जी फैंग अंदर गया, पूरी क्लास की नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ लोग मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे, कुछ तिरस्कार से और कुछ सहानुभूति से। लेकिन जी फैंग शांत रहा। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके दाईं तरफ पहले हु शुए हुई बैठती थी, लेकिन अब वहां एक लड़का बैठा था। उसका नाम था झांग लेई। पहले साल से ही वो जी फैंग का क्लासमेट था और सच कहें तो उसका इकलौता दोस्त भी। जी फैंग चाहे जितनी मेहनत करे, उसके नंबर हमेशा औसत ही आते थे। लेकिन झांग लेई अलग था। क्लास के बाहर वो कभी पढ़ाई करता दिखाई नहीं देता था, फिर भी हर परीक्षा में टॉप 10 में रहता था और क्लास के टॉप 3 में उसकी जगह पक्की थी। क्लास मॉनिटर टोंग लेई और वाइस मॉनिटर शू मो के साथ मिलकर उन्हें क्लास 6 की 3 तेज तलवारें कहा जाता था। हालांकि झांग लेई की शक्ल देखकर कोई उसे अच्छा स्टूडेंट नहीं समझता। पीले बाल, शर्ट के खुले बटन, पूरा गुंडे जैसा लुक, यही उसकी पहचान थी। जैसे ही जी फैंग बैठा, झांग लेई झुक कर बोला, ओए क्रेजी फैंग, तू ठीक है ना? जी फैंग हंस पड़ा। कुछ नहीं हुआ, बस हीट स्ट्रोक था। झांग लेई ने होठ मोड़ लिए। स्पष्ट था कि उसे यकीन नहीं हुआ। मैंने तेरे और हु शुए हुई के बारे में सुना है। ऐसी घमंडी लड़की तेरे लायक नहीं है, ज्यादा मत सोच। आज स्कूल के बाद मैं तुझे सी फूड रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, जमकर खाएंगे। जी फैंग के दिल में गर्माहट भर गई। पूरी क्लास में झांग लेई ही एक ऐसा दोस्त था जो सच में उसकी चिंता करता था। तभी टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। जी फैंग ने किताबें निकाली और 3 दिन का छूटा हुआ काम पूरा करने लगा। सिर्फ 3 दिन ही तो मिस हुए थे, इसलिए ज्यादा काम नहीं था। क्लास खत्म होने तक उसने सब पढ़ लिया। ट्रिंग, घंटी बज गई। झांग लेई मुस्कुराते हुए बोला, ओए क्रेजी फैंग, तू सच में ठीक है? अभी फिजिक्स की क्लास थी, लेकिन तू इंग्लिश पढ़ रहा था। जी फैंग ने उसे घूरा। क्या सब लोग तेरी तरह जीनियस होते हैं? 3 दिन की क्लास मिस हुई है, अगर अब नहीं पढ़ूंगा तो कॉलेज कैसे जाऊंगा? और मुझे क्रेजी फैंग कहना बंद कर। झांग लेई हंस पड़ा, लेकिन तू सच में पागल है। दोनों हंसने लगे। झांग लेई के साथ मजाक करते हुए जी फैंग आखिर थोड़ा रिलैक्स हो गया। वो समझता था कि झांग लेई अपने तरीके से उसे दिलासा दे रहा था। मुस्कुराते हुए उसने किताबें वापस निकालनी चाहिए। उसे 2 सवाल समझ नहीं आए थे, इसलिए वो झांग लेई से पूछना चाहता था। लेकिन अचानक जी फैंग जम गया। उसे एहसास हुआ कि जैसे ही उसने उन सवालों के बारे में सोचा, अभी अभी पढ़ी हुई पूरी किताब उसके दिमाग में फिल्म की तरह साफ दिखाई देने लगी। ये क्या फोटोग्राफिक मेमोरी है? क्लास खत्म होने के बाद भी जी फैंग के दिमाग में वही अजीब बदलाव घूम रहा था। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या कुछ दिन पहले हुए हीट स्ट्रोक की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है? उसने मन ही मन सोचा। पूरा दिन वो शॉक्ड हालत में रहा। अपनी सोच को वेरीफाई करने के लिए उसने सारे टेक्स्ट बुक्स निकाल लिए और जानबूझकर वही चैप्टर्स पढ़ने लगा जो उसने पहले कभी नहीं पढ़े थे। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने किताब बंद कर दी और आंखें बंद करके सब याद करने लगा। अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। जो इंग्लिश वर्ड्स उसने कभी नहीं पढ़े थे, जो मुश्किल फॉर्मूलाज उसने पहले कभी नहीं समझे थे, वो सब
उसे वर्ड बाय वर्ड याद थे, एक भी लाइन गलत नहीं। बार बार चेक करने के बाद ज़ीफेंग को यकीन हो गया कि ये कोई हेल्यूसिनेशन नहीं था, ये सच था। उसके पास अब फोटोग्राफिक मेमोरी थी। ज़ीफेंग किताब को ब्लैंक होकर देखता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट फैल गई। मैं सच में सब कुछ याद रख सकता हूँ। लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा, ऐसा हुआ कैसे? पहले उसे एक पैराग्राफ याद करने में कई दिन लग जाते थे और अब एक बार पढ़ने के बाद सब दिमाग में छप जा रहा था। बहुत देर सोचने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला। आखिर उसने सिर हिलाया और सोचना छोड़ दिया। लेकिन अंदर से वो खुशी से पागल हो रहा था। अब वो पीछे छूटे हुए सारे लेसन्स कवर कर सकता था। अब उसके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना पॉसिबल था और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एबिलिटी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। ये सोचकर उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। तभी उसके बगल में बैठा उसका दोस्त झांग लेई है उसे घूरते हुए बोला, ओए पागल, आज तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं सच में दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ज़ीफेंग ने उसे घूरा, भाग यहाँ से। झांग लेई हंस पड़ा। अच्छा है, गाली दे रहा है मतलब नॉर्मल है। सच कहूं तो मुझे डर था कि उस हू शुए हुए की वजह से तू टूट ना जाए। दोस्त की सच्ची चिंता देखकर ज़ीफेंग के दिल में गर्माहट आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराया, तू सही कह रहा है, वो लड़की मेरे दुख के लायक नहीं है, मैं उसे भूल चुका हूँ। हॉस्पिटल में अपनी माँ के आंसू देखने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि अब हू शुए हुई उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। उसने आदत से मजबूर होकर आगे की तरफ देखा। तीसरी रो में बैठी हू शुए हुई अब भी पहले की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई दर्द नहीं उठा, सिर्फ एक हल्की सी हंसी आई। उसे अपने पुराने बेवकूफ वर्जन पर शर्म महसूस हुई। इंसान की ग्रोथ हमेशा किसी दर्द की कीमत लेकर आती है। अगर ब्रेकअप जल्दी नहीं हुआ होता तो शायद वो अभी भी उसी लड़की के पीछे पागल घूम रहा होता। ज़ीफेंग ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा और मन ही मन बोला, गरीब होने का मजाक मत उड़ाओ। एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि लोग गिन नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए नहीं होगा, ये मेरी माँ के लिए होगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें हटा ली। अब उनके बीच सब खत्म हो चुका था, वे सिर्फ अजनबी थे। उधर हू शुए हुई को पीछे से किसी की नजर महसूस हुई तो उसने मुड़कर देखा, लेकिन ज़ीफेंग शांत चेहरा लिए किताब पढ़ रहा था, जैसे उसे उससे कोई मतलब ही ना हो। वो होठ मोड़कर मन ही मन बोली, गरीब लड़का, इतना पढ़कर भी क्या कर लेगा? यूनिवर्सिटी चला भी गया तो फीस कहाँ से भरेगा? देखते ही देखते शाम हो गई और स्कूल छूट गया। पहला दिन होने की वजह से आज इवनिंग सेल्फ स्टडी नहीं थी। झांग लेई ने उसे सी फूड रेस्टोरेंट चलने को कहा, लेकिन ज़ीफेंग ने मना कर दिया। उसके लिए दोस्त की चिंता ही सबसे बड़ा गिफ्ट थी। झांग लेई उसका स्वभाव जानता था, इसलिए उसने ज्यादा फोर्स नहीं किया। दोनों अलग हुए और ज़ीफेंग जॉगिंग करते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही किचन से सब्जियों की खुशबू आ रही थी। माँ, मैं आ गया। किचन से उसकी माँ श्याओ सुमी ने झांक कर देखा और मुस्कुरा दी। फेंग, ऊपर जाओ, बस एक डिश और बनानी है। ज़ीफेंग मदद करना चाहता था, लेकिन छोटा सा क्राउडेड किचन देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। वे लोग मांगशी काउंटी के पुराने इलाके में रहते थे। चारों तरफ छोटे छोटे किराए के मकान थे, जहां गरीब मजदूर, सब्जी बेचने वाले और स्क्रैप कलेक्टर्स रहते थे। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था। पहले वो एक बड़ा कमरा था, लेकिन बड़ा होने के बाद लैंडलॉर्ड ने बीच में पार्टीशन लगवा दिया था। बाहर वाला हिस्सा लिविंग रूम था, जो रात को ज़ीफेंग का बेडरूम बन जाता था। डाइनिंग टेबल ही उसका स्टडी टेबल था और सस्ता सा सोफा ही उसका बेड। सोफे पर बैठा ज़ीफेंग सोचने लगा, क्या मुझे माँ को अपनी नई एबिलिटी के बारे में बताना चाहिए? काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अभी नहीं बताएगा। वो चाहता था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद अपनी माँ को सरप्राइज दे। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी नीचे से उसकी माँ की आवाज आई, फेंग, नीचे आकर खाना ले जाओ। ज़ीफेंग तुरंत दौड़ पड़ा। आज उसकी माँ ने खास डिनर बनाया था, 4 डिशेस और एक सूप। माँ अपने बेटे को खुशी से खाते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी ज़ीफेंग को नींद नहीं आ रही थी। अचानक मिली ये एबिलिटी किसी सपने जैसी थी। अगर ये पावर कुछ दिनों बाद गायब हो गई तो? उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूम रहे थे। काफी देर बाद उसकी आंख लग गई और तभी उसके दिमाग में अचानक वही मैकेनिकल आवाज गूंजी, फ्यूजन विथ होस्ट कंप्लीट, ब्रेन नंबर 1 स्टार्टअप। वो घबराकर तुरंत उठ बैठा, लेकिन अगले ही पल
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने जो था वो किसी सपने से भी ज्यादा अजीब था। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध थी, ऊपर आसमान भी धुंधला और केओटिक दिखाई दे रहा था। न जमीन साफ दिख रही थी, ना कोई दीवार, ना कोई इंसान, बस अनंत सफेद खाली जगह। जी फेंग हक्के बक्के रह गया। ये कहाँ हूं मैं? उसने डरते हुए बुदबुदाया, फिर खुद ही बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसी पल अचानक वही ठंडी मैकेनिकल आवाज फिर गूंजी, मास्टर आप सपना नहीं देख रहे। जी फेंग डर के मारे उछल पड़ा। कौन है? वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर हिम्मत है तो सामने आ। अगले ही पल उसके सामने की सफेद धुंध अचानक घूमने लगी। धीरे धीरे सारी धुंध एक जगह इकट्ठा हुई और फिर एक मुट्ठी जितना सफेद लाइट क्लस्टर बन गया। उस रोशनी पर एक छोटे बच्चे जैसा चेहरा बना हुआ था और तभी वही इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर आई, मास्टर आपसे मिलकर खुशी हुई। जी फेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। मास्टर? वो कुछ सेकंड तक उस अजीब रोशनी को घूरता रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, तुम मुझसे बात कर रहे हो? लाइट क्लस्टर हल्का सा हिला। हाँ मास्टर। जी फेंग का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हो? क्या हम पहले मिले हैं? नहीं मास्टर। जी फेंग लगभग पागल होने वाला था। पहले ये अजीब जगह, फिर ये फ्लोटिंग लाइट, और अब ये उसे मास्टर बुला रही थी। उसने सिर पकड़ लिया। तुम आखिर हो कौन? लाइट क्लस्टर ने जवाब दिया, मास्टर मैं ब्रेन नंबर 1 हूँ, गामा गैलेक्सी के लेवल 13 सिविलाइजेशन नेशन गामा एम्पायर से। जी फेंग कुछ सेकंड तक ब्लैंक रहा, फिर हंस पड़ा। अब तो पक्का मेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने कभी गामा गैलेक्सी का नाम तक नहीं सुना था। लेवल 13 सिविलाइजेशन, गामा एम्पायर, ये सब तो सिर्फ साईफाई नॉवेल्स में होता है। लेकिन लाइट क्लस्टर पूरी सीरियसनेस से बोला, गामा गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। जी फेंग ने हार मानते हुए सिर हिलाया। ठीक है भाई, गामा गैलेक्सी। उसे लगा वो सपना देख रहा है, इसलिए उसने साथ देना शुरू कर दिया। तभी ब्रेन नंबर 1 ने पूछा, मास्टर आप ट्रेनिंग कब शुरू करना चाहेंगे? ट्रेनिंग? जी फेंग चौंका। किस चीज की ट्रेनिंग? सीक्रेट एजेंट ट्रेनिंग। क्या? जी फेंग वहीं बैठ गया और अपने बाल पकड़ लिए। ये आखिर हो क्या रहा है? ब्रेन नंबर 1 तुरंत बोला, क्या मास्टर मुझसे पूछ रहे हैं? जी फेंग पूरी तरह हार चुका था। हाँ, अगर बता सकते हो तो बताओ। तब ब्रेन नंबर 1 ने पूरी कहानी बतानी शुरू की। करीब 300 साल पहले गामा गैलेक्सी में कई शक्तिशाली सिविलाइजेशंस थीं। सबके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और वे लोग इंटरस्टेलर एरा में पहुंच चुके थे। लेकिन टेक्नोलॉजी इंसानों के लालच को खत्म नहीं कर सकी। हर नेशन दूसरे को जीतना चाहता था। फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। इसी युद्ध के दौरान गामा एम्पायर ने सुपर एजेंट्स तैयार करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, ब्रेन नंबर 1। इसका काम था इंसानों को अल्टीमेट सीक्रेट एजेंट्स बनाना। लेकिन युद्ध इतना भयानक हो गया कि पूरी गैलेक्सी तबाह हो गई। एक मैसिव स्टार एक्सप्लोजन ने चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में पूरा गामा गैलेक्सी खत्म हो गया। उसी डिस्ट्रक्शन के दौरान ब्रेन नंबर 1 गामा रे बीम्स के साथ अंतरिक्ष में बहता हुआ निकल गया और 300 साल बाद पृथ्वी पर आकर जी फेंग के शरीर में प्रवेश कर गया। पूरी कहानी सुनने के बाद जी फेंग स्तब्ध रह गया। मतलब तुम अभी मेरे शरीर के अंदर हो? हाँ मास्टर, सही कहे तो आपके माइंड के अंदर। जी फेंग चुप हो गया। अब उसे अस्पताल वाली सारी बातें याद आने लगी। हीट स्ट्रोक, गामा रे फ्लेयर की न्यूज़, अचानक फोटोग्राफिक मेमोरी, शरीर में नई एनर्जी, सब कुछ जुड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि ये सपना नहीं है। वो ऑकवर्ड हंसी हंसा। उसे अपनी ही डरपोक हालत पर शर्म आ रही थी। तभी ब्रेन नंबर 1 फिर बोला, मास्टर क्या आप तुरंत ट्रेनिंग शुरू करना चाहेंगे? जी फेंग को अचानक याद आया कि ये सिस्टम लोगों को सुपर एजेंट्स बनाता है। उसने संदेह से पूछा, क्या मैं भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ? बचपन से खराब न्यूट्रिशन की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर था। सीक्रेट एजेंट बनना उसके लिए मजाक जैसा लगता था। लेकिन ब्रेन नंबर 1 बोला, मास्टर ट्रेनिंग कर सकते हैं। हालांकि आपका शरीर अभी मिनिमम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हेल्थ जिम्नास्टिक्स सीखने के बाद फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। जी फेंग ने पूछा, और ट्रेनिंग से पहले? आप लैंग्वेजेस, डिस्गाइज स्किल्स, एटिकेटी, वेपन्स हैंडलिंग और कई स्पेशल स्किल्स सीख सकते हैं। अब जी फेंग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तुमने मिनिमम ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कहा था, वो क्या है? ब्रेन नंबर 1 बोला, मानव शरीर को कुल 13 लेवल्स में बांटा गया है।
लेवल 3 से फॉर्मल सीक्रेट एजेंट ट्रेनिंग शुरू होती है। जी फैंग ने सिर हिलाया। तो मेरी करंट लेवल क्या है? ब्रेन नंबर 1 कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर मास्टर की बॉडी स्ट्रेंथ 3 गुना और बढ़ जाए तब आप मुश्किल से लेवल 1 तक पहुंचेंगे। जी फैंग, एक छोटी सी बात, ब्रेन एक सुपर एजेंट ट्रेनिंग सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे चलकर जी फैंग सिर्फ सीक्रेट एजेंट ही बनेगा। गलत मत समझना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे अपनी कलेक्शन में ज़रूर ऐड करें। लेवल 1 भी नहीं। जी फैंग अपनी कमज़ोर फिजिक सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसने बेबसी में पूछा, ब्रेन, तुम्हारा नाम बोलना ही अजीब लगता है। मैं तुम्हें सिर्फ ब्रेन बुलाऊंगा, लेकिन सच बताओ, क्या तुमसे कहीं गलती तो नहीं हुई? क्या मेरा शरीर सच में इतना खराब है? हाँ मास्टर, ब्रेन हल्का सा ऊपर नीचे तैरते हुए बोला। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ब्रेन पहले ही मास्टर के शरीर पर बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम शुरू कर चुका है। बायो करंट की मदद से आपके शरीर को मजबूत किया गया है। अगर वो प्रोग्राम शुरू ना किया गया होता तो मास्टर का शरीर इससे भी ज़्यादा खराब होता। जी फैंग, उसे इतनी शर्म महसूस हुई कि क्या कहे। मतलब शरीर मजबूत करने के बाद भी उसकी हालत ऐसी थी तो पहले वो कितना कमज़ोर रहा होगा। हालांकि जी फैंग अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि ब्रेन का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट कितना डरावना था और गामा गैलेक्सी के लेवल 13 फिजिक का असली मतलब क्या होता है। लेकिन आने वाले ट्रेनिंग में वो सब धीरे धीरे समझने वाला था। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। जी फैंग ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। उसे डर था कि थोड़ी देर और बात हुई तो ब्रेन उसे सीधा अपाहिज घोषित कर देगा। तो बताओ, मैं अपनी फिजिक कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? हेल्थ जिम्नास्टिक्स के जरिए। ब्रेन ने तुरंत जवाब दिया। क्या मास्टर अभी ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं? हेल्थ जिम्नास्टिक्स? जी फैंग के दिमाग में तुरंत स्कूल वाली मॉर्निंग एक्सरसाइज आ गई। उसने कैजुअली सिर हिलाया। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। जी मास्टर। अचानक उसके सामने का पूरा सीन बदल गया। सफेद स्पेस के बीच एक वर्चुअल ह्यूमन फैंटम प्रकट हुआ। ब्रेन की आवाज गूंजी, मास्टर, कृपया फैंटम को फॉलो करते हुए पहला मूवमेंट कंप्लीट करें। अगले ही पल फैंटम ने एक पोज बनाया और जी फैंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हेल्थ जिम्नास्टिक्स है? ये तो सीधा योगा लग रहा है। वो शॉक में था। फैंटम जमीन पर बैठा था, दोनों हाथ फैले हुए, और उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह पैरों पर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान कमर से बीच में मोड़ दिया गया हो। मास्टर, कृपया फैंटम को फॉलो करें। ब्रेन की ठंडी आवाज आई। अगर तय समय में मूवमेंट पूरा नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट भी है? जी फैंग पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ऊपर से उसे मास्टर बोल रहा था, लेकिन असली मालिक कौन था ये साफ दिख रहा था। मजबूरी में उसने वही पोज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शरीर मोड़ा उसे लगा पूरा शरीर फट जाएगा। हर मसल दर्द कर रही थी, हर जॉइंट ऐसा लग रहा था जैसे निकल जाएगी। सांस लेना तक मुश्किल हो गया, लेकिन ब्रेन ने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। मास्टर को ये पोज लगातार 30 मिनट तक होल्ड करना होगा, तभी पहला मूवमेंट कंप्लीट माना जाएगा। जी फैंग के पास जवाब देने की ताकत तक नहीं बची थी। कुछ सेकंड बाद ही उसके शरीर में ऐसा दर्द शुरू हुआ जैसे हजारों चींटियां उसे काट रही हों। वो पागल होने वाला था। आखिरकार वो सहन नहीं कर पाया। जैसे ही उठने की कोशिश की, जेड 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 टी टी टी, उसकी पीठ पर अचानक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया। जी फैंग का पूरा शरीर कांप उठा। इतना भयानक दर्द हुआ कि वो लगभग चीख पड़ा, लेकिन बिजली के डर से उसने दांत भींच लिए। ब्रेन की आवाज फिर सुनाई दी। इंटरस्टेलर एरा का एक योग्य सुपर एजेंट बनने के लिए सबसे पहले शक्तिशाली फिजिक जरूरी है, ताकि किसी भी खतरनाक एनवायरनमेंट में सर्वाइवल संभव हो। ये हेल्थ जिम्नास्टिक्स मास्टर की फिजिक इंप्रूव करेगी। अगर सभी मूवमेंट्स परफेक्टली मास्टर कर लिए जाएं तो लेवल 13 फिजिक तक पहुंचना संभव है। उस समय साधारण एनर्जी लेजर गन्स भी मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। जी फैंग के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। वो बस दर्द सहता रहा। धीरे धीरे 10 मिनट बाद उसके शरीर का दर्द कम होने लगा, बॉडी नंब होने लगी, और फिर अचानक उसे हल्का सा आराम महसूस होने लगा। जी फैंग ने राहत की सांस ली। उसे लगा आखिरकार दर्द खत्म हो रहा है, लेकिन अगले ही पल जेड 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 टी टी टी, फिर से इलेक्ट्रिक शॉक। उसका शरीर दोबारा अकड़ गया। ब्रेन की ठंडी आवाज गूंजी, जानबूझकर सांस मत छोड़िए। अपने शरीर के रिदम के साथ सांस लीजिए। अपने विल के नहीं, अपने बॉडी के फ्लो को फॉलो कीजिए।
अब ब्रेन बिल्कुल किसी कोल्ड ड्रिल इंस्ट्रक्टर जैसा लग रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जी फेंग का शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था, लेकिन अब दर्द पहले जितना भयानक नहीं था, बल्कि जब वो अपने हार्ट बीट के रिदम के साथ सांस लेने लगा तो उसे हल्का सा कंफर्ट महसूस होने लगा। तभी अचानक डिंग, एक साफ घंटी की आवाज गूंजी। ब्रेन की आवाज फिर सामान्य हो गई। मास्टर, समय समाप्त। पहला मूवमेंट कंप्लीट करने पर बधाई। धड़ाम। जी फेंग सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंदर उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था शरीर अब उसका रहा ही नहीं। ये कौन सी शैतानी जिम्नास्टिक्स है। जी फेंग लगभग रोने वाला था। जो इंसान खुद इसे महसूस न करे वो कभी इसकी दर्दनाक ट्रेनिंग समझ ही नहीं सकता। करीब 10 मिनट बाद जाकर उसके शरीर में दोबारा सेंसेशन लौटने लगी। वो मुश्किल से उठा और बोला, ब्रेन, क्या अब मुझे रोज यही अजीब जिम्नास्टिक्स करनी पड़ेगी? अगर मास्टर सुपर एजेंट की शक्ति चाहते हैं तो ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। बेशक मास्टर चाहे तो सिर्फ नॉलेज सीख सकते हैं, लेकिन तब बहुत सी चीजें सीखना असंभव हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्थ जिम्नास्टिक्स सिर्फ फिजिक नहीं, ब्रेन भी डेवलप करती है। अगर इसे नहीं सीखेंगे तो आपकी ग्रोथ सीमित रह जाएगी। जी फेंग कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, अगर मैं ट्रेनिंग जारी रखूं तो इसे मास्टर करने में कितना समय लगेगा? ब्रेन बोला, अर्थ के समय अनुसार अधिकतम 1 वर्ष। 1 साल में मास्टर पूरा सुपर एजेंट ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जी फेंग अचानक सोच में पड़ गया। उसे अपनी मेहनती माँ याद आई। उन रिश्तेदारों की बातें याद आईं जो उसे नाजायज कहकर उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे। अगर वो सच में मजबूत बन गया तो वो अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियां दे सकता था। यही सोचकर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने जोर से कहा, मैं सीखूंगा। जी मास्टर। ब्रेन फिर बोला, मास्टर, अर्थ टाइम के अनुसार अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। अब उठने का समय है। जी फेंग चौंक गया। मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं और वापस कैसे आऊं? ब्रेन ने जवाब दिया, मास्टर को सिर्फ अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ब्रेन से कम्युनिकेट करना होगा। जी फेंग ने धीरे से सिर हिलाया, तो ऐसा है। तभी ब्रेन को कुछ याद आया। ओ हाँ मास्टर, अभी जो मूवमेंट आपने किया उसका शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और ब्रेन पहले ही बायो करंट से आपके शरीर को स्टिमुलेट कर चुका है। इसलिए बाहर जाने के बाद मास्टर को अपने शरीर में कुछ चेंजेस महसूस हो सकते हैं। जी फेंग ने कैजुअली सिर हिलाया। उसे लगा बस शरीर में दर्द होगा, कोई बड़ी बात नहीं। उसने अपनी पूरी चेतना केंद्रित की। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने अपने घर की छत थी। बिस्तर पर लेटा हुआ जी फेंग बार बार शाम वाला दृश्य याद कर रहा था। उसके दिल में एक्साइटमेंट रुक ही नहीं रही थी। हो सकता है आगे की ट्रेनिंग आज से भी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन जी फेंग जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दांत भींच कर सब सह लेगा, क्योंकि उसके पास ना कोई बैकग्राउंड था, ना पैसा, ना कोई सहारा। अगर उसे अपनी माँ को दूसरों से बेहतर जिंदगी देनी थी तो उसे स्मार्ट ब्रेन की ट्रेनिंग स्वीकार करनी ही होगी। स्मार्ट ब्रेन पहले ही साफ बता चुका था कि अगर उसने ट्रेनिंग पूरी कर ली तो वो भविष्य के इंटरस्टेलर सुपर एजेंट के स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसा इंसान जो आम एनर्जी लेजर पिस्टल से भी नहीं डरता। जी फेंग ने कभी लेजर पिस्टल नहीं देखा था, लेकिन वो समझ सकता था कि वो आज के पिस्टल या सब मशीन गन से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसे सुपर एजेंट की स्किल्स को लेकर थी। हर तरह की भाषाएं सीखना, परफेक्ट डिस्गाइज, हर सिचुएशन में काम रहना, एटिकेट, वेपन्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट। अगर वो ये सब सीख गया, और वो भी फ्यूचर एरा का नॉलेज, तो ये पूरा शहर उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। और अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेच दी जाए तो कितने पैसे मिल सकते हैं? ये सोचते ही जी फेंग के अंदर जोश भर गया। उसने समय देखा। सुबह के 6:20 हो चुके थे। वो तुरंत उठकर कपड़े पहनने लगा। स्कूल के नियम के अनुसार सुबह 7 बजे से 7:40 तक मॉर्निंग रीडिंग होती थी। अगर कोई लेट हो जाए तो टीचर बुरी तरह डांटते थे। पहले जी फेंग को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं होती थी, क्योंकि वो मेहनत तो करता था, लेकिन नंबर फिर भी नहीं आते थे। लेकिन अब सब बदल चुका था। अब उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी एबिलिटी थी। अगर अब भी उसने समय बर्बाद किया तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। उसे फिर अपनी माँ याद आई। वो दृश्य जब अस्पताल में उसकी माँ उस मोटी नर्स से विनती कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे को थोड़ा और समय मिल जाए। ये सोचते ही जी फेंग का दिल दर्द से भर गया। खरक। जल्दी में कपड़े पहनते समय उसने गलती से अपनी शर्ट का बटन तोड़ दिया। जी फेंग कुछ पल तक अपने हाथ को घूरता रहा। इतनी ताकत? उसे अचानक एहसास हुआ। उसने हवा में मुक्के मारे। फटाक फटाक, हवा चीरने जैसी आवाज आई।
उसे लगा जैसे पूरे शरीर में ताकत भर गई हो। क्या ये वही बदलाव है जिसके बारे में स्मार्ट ब्रेन ने कहा था? अब उसे समझ आया कि स्मार्ट ब्रेन उसे पहले बॉडी एडेप्टेशन क्यों करवाना चाहता था। उसका शरीर अचानक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था और वो अभी तक उसे परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जी फैंग हल्का सा मुस्कुराया। उसने टूटा हुआ बटन मेज पर रखा, माँ के कमरे की तरफ देखा, स्कूल बैग उठाया और बाहर निकल गया। उसे अपने फटे कपड़ों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, कपड़े नए हों या पुराने, महंगे हों या सस्ते, बस इंसान साफ और सीधा होना चाहिए। जी फैंग ने ये बात हमेशा दिल में रखी थी। उसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। पैदल जाने में लगभग आधा घंटा लगता था। लेट होने के डर से वो दौड़ते हुए स्कूल जाने लगा, लेकिन शुरुआत में वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी चाल ऐसी लग रही थी जैसे कोई नशे में दौड़ रहा हो। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे नए शरीर के साथ एडजस्ट होने लगा। जब तक वो स्कूल पहुंचा, उसकी चाल पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी लेट हो गया। जैसे ही वो स्कूल गेट में घुसा, मॉर्निंग रीडिंग की घंटी बज चुकी थी। वो तुरंत क्लासरूम की तरफ भागा। क्लास में पहुंचकर उसने देखा हेड टीचर अभी तक नहीं आए थे। जी फैंग ने राहत की सांस ली। बच गया। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत सिर घुमाया और तभी उसकी नज़र पड़ी क्लास 6 की मॉनिटर, पूरे स्कूल की मशहूर स्कूल ब्यूटी टोंग लेई। वो अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूर रही थी। चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ थी। जी फैंग के दिल में झटका लगा। उसे याद आया, अगर सुबह टीचर मौजूद ना हो तो डिसिप्लिन संभालने की जिम्मेदारी टोंग लेई की होती थी। लेट आने वालों के नाम लिखना और बाद में टीचर को बताना। मतलब उसने जी फैंग को लेट आते हुए देख लिया था। जी फैंग अंदर ही अंदर परेशान हो गया। अपनी सीट पर बैठते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की कि बस टीचर पेरेंट्स को बुलाने की बात ना करें। तभी बगल से आवाज़ आई, ओए क्रेजी फैंग, आज लेट कैसे हो गया? पीले बालों वाला झांग लई हंस रहा था। देखा, हमारी खूबसूरत मॉनिटर लगातार तुझे देख रही थी। कहीं उसे तुझ पर क्रश तो नहीं हो गया? जी फैंग ने उसे घूरा। तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। वो कौन है और मैं कौन? जल्दी पढ़ाई कर। सौभाग्य से पूरी क्लास मॉर्निंग रीडिंग में व्यस्त थी। चारों तरफ किताबें पढ़ने की आवाज़ गूंज रही थी, वरना अगर किसी ने उनकी बात सुन ली होती तो पूरी क्लास उनका मजाक उड़ाती। आखिर टोंग लेई पूरे स्कूल के लड़कों की ड्रीम गर्ल थी। झांग लेई ने होठ मोड़े। तो क्या हुआ अगर तू गरीब है? गरीब इंसान इंसान नहीं होता क्या? मैं बता रहा हूँ क्रेजी फैंग, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना सीख। जी फैंग हल्का सा मुस्कुराया। उसने सिर झुकाकर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, कॉन्फिडेंस? आज मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट शायद कोई नहीं। लेकिन होश हुए हुई वाली घटना के बाद उसने अपने दिल को बंद कर लिया था। अब वो आसानी से किसी लड़की के बारे में सोचने को तैयार नहीं था, और वैसे भी उसके और टोंग लेई के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। पूरे स्कूल को पता था टोंग लेई सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी, और सबसे बड़ी बात, उसका बैकग्राउंड बेहद पावरफुल था। वो मंगाशी काउंटी के सबसे बड़े नेता की बेटी थी। उसके पिता टोंग काइडे मंगाशी काउंटी के पार्टी सेक्रेटरी थे। ऐसी लड़की और जी फैंग जैसा गरीब लड़का, दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे। इसलिए जी फैंग ने झांग लेई की बात को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ दो बातें थीं, 3 दिन का छूटा हुआ सिलेबस जल्दी पूरा करना, और अगर टीचर ने डांटा तो क्या जवाब देना है। लेकिन जी फैंग ये नहीं जानता था कि उसकी और झांग लेई की सारी बातें पास बैठा कोई और भी सुन चुका था। ट्रिंग! घंटी बजते ही 40 मिनट की मॉर्निंग स्टडी खत्म हो गई। धड़ाम! झांग लेई ने अपना इंग्लिश का टेक्स्ट बुक डेस्क पर फेंक दिया और सिर हिलाते हुए बोला, समझ नहीं आता ये बेकार की बर्ड लैंग्वेज हमें रोज क्यों पढ़नी पड़ती है? मैं कोई विदेश जाने वाला हूँ क्या? अगर हर कोई ये बर्ड लैंग्वेज सीख गया तो ट्रांसलेटर्स भूखे मर जाएंगे। जी फैंग ये बातें उससे पहले भी कई बार सुन चुका था। वो बस हंसते हुए बोला, ऐसे नहीं कहते, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना कभी बुरी बात नहीं होती। झांग लेई ने होठ टेढ़े किए। फॉरेन लैंग्वेज सीखकर क्या करना है? ट्रांसलेटर बनना है? या उन नकली फॉरेनर जैसा बनना है जो हर बात में 2 इंग्लिश वर्ड्स घुसेड़ते रहते हैं? डैडी और मॉमी बोलने से अच्छा बाप और माँ बोलना है। हम हुआक्शिया के लोग हैं तो हुआक्शिया लोगों जैसा बिहेव करना चाहिए। जी फैंग बस दे सका। उसे आदत पड़ चुकी थी झांग लेई की इंग्लिश हेटेड की। जब फ्यूचर में तेरे पास बोलने की ताकत होगी तब सिस्टम बदल देना। जी फैंग हंसा। लेकिन अभी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, वरना कॉलेज भी नहीं मिलेगा। हाई स्कूल के आखिरी साल में हर स्टूडेंट का फोकस बस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर था। जी फैंग ने भी सुना था कि कई यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश स्कोर बहुत ज़रूरी होता है। भले टोटल मार्क्स अच्छे हों,
लेकिन अगर इंग्लिश वीक हो तो एडमिशन नहीं मिलता। जी फेंग आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए चाहे उसे इंग्लिश पसंद हो या नहीं, उसे मेहनत करनी ही थी। ये सुनते ही झांगलेई का चेहरा उतर गया। हाय, बदलाव लाना इतना आसान थोड़ी है। चल छोड़, ऑनेस्टली इंग्लिश पढ़ता हूँ। उसका चेहरा देखकर जी फेंग हंस पड़ा। तभी अचानक झांगलेई जैसे कुछ याद आने पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें चमक उठी। ओए मैडमैन, अभी मॉर्निंग स्टडी के दौरान हमारी स्कूल ब्यूटी तुझे कई बार सीक्रेटली देख रही थी। सच सच बता, कब सेटिंग हुई? क्या बकवास कर रहा है? जी फेंग तुरंत चिढ़ गया। अगर तू लेट आता तो वो तुझे भी देखती। असल में जी फेंग ने भी नोटिस किया था कि मॉर्निंग स्टडी के दौरान टोंगलेई ने सच में उसे कई बार देखा था। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि आज टीचर की डांट पक्की है। झांगलेई हंसा। फिर भी सच नहीं बोलेगा? इतने लोग लेट होते हैं, लेकिन क्या तूने कभी टोंगलेई को किसी और को नोटिस करते देखा? इसका क्या मतलब है? जी फेंग ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। शायद इसलिए क्योंकि सबको पता है कि मुझे हु शुए ने डंप कर दिया। हो सकता है उसे बस क्यूरियोसिटी हो। झांगलेई ने तुरंत सिर हिलाया। ये भी पॉसिबल है। जी फेंग ने आंखें घुमाई। तू बहुत डायरेक्ट है। झांगलेई सीधा बैठ गया। यही तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोनों हंस पड़े। फिर झांगलेई अचानक सीरियस होकर बोला, लेकिन सच में अच्छा लगा देखकर कि तू हु शुए वाली बात से बाहर आ गया। जी फेंग हल्का मुस्कुराया। हाँ, अब सब पुरानी बात है। झांगलेई फिर मुस्कुराया। तो फिर दूसरी स्प्रिंग के बारे में सोच। जी फेंग चौंका। दूसरी स्प्रिंग? अरे ऑब्वियस है, टोंगलेई। झांगलेई एक्साइटेड होकर बोला, वो काउंटी लीडर की बेटी है। अगर तू उसे पटा ले तो जिंदगी भर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका चेहरा फ्रीज हो गया। उसकी आंखें जी फेंग के पीछे टिक गईं। एक्सप्रेशन अचानक ऑकवर्ड हो गया, लेकिन जी फेंग ने नोटिस नहीं किया। वो सिर हिलाकर बोला, एक आदमी को खुद मेहनत करनी चाहिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी अमीर लड़की पर डिपेंड करे। टोंगलेई खूबसूरत है, उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, लेकिन इसी वजह से उसके लायक बनने के लिए आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। कम से कम किसी रिच फैमिली का यंग मास्टर या टैलेंटेड जीनियस। मेरे जैसे गरीब इंसान को वो क्यों पसंद करेगी? झांगलेई का चेहरा और वियर्ड होता गया। वो हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मतलब तुझे सच में टोंगलेई पसंद है? जी फेंग ने भी पहली बार उसे टीज करना शुरू किया। सुंदर चीजें सबको पसंद होती हैं। टोंगलेई इतनी सुंदर है तो मुझे क्यों पसंद नहीं होगी? और पसंद करने का मतलब ये थोड़ी कि मैं प्रपोज कर दूं। वैसे तू मुझे क्यों चिढ़ा रहा है? अगर तू खुद टोंगलेई पर ध्यान नहीं देता तो तुझे कैसे पता चला वो मुझे कितनी बार देख रही थी? तू खुद सीक्रेटली उसे देख रहा था। चोर ऊपर से चिल्लाए, चोर चोर। झांगलेई ऑकवर्ड होकर खांसा। मैं तो बस क्लास मॉनिटर की स्टडी मेथड ऑब्जर्व कर रहा था। देखना उसके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। जी फेंग जोर से हंस पड़ा। मर जा, इतना घटिया एक्सक्यूज कौन देता है? लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो सुनते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो तुम लोग मेरी स्टडी मेथड्स जानना चाहते हो? कब से झांगलेई पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड हो गया? वो आवाज बेहद मीठी और साफ थी, जैसे आसमान से कोई फेरी उतर आई हो। लेकिन उस आवाज में ठंडापन भी था। जी फेंग का दिल धक से रह गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और सच में वहां खड़ी थी टोंगलेई, वही लड़की जिसके बारे में वो दोनों अभी तक बात कर रहे थे। जी फेंग के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजा, खत्म। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। किसी के पीछे उसकी बातें करना और उसी इंसान का सब सुन लेना, ये पहली बार हुआ था। जी फेंग तुरंत खड़ा हो गया। क्लास मॉनिटर टोंग, आई एम सॉरी, हमारी गलती थी। हमें आपके बारे में पीछे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन टोंगलेई का खूबसूरत चेहरा इस समय पूरी तरह ठंडा था। उसने जी फेंग की बात जैसे सुनी ही नहीं। वो दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों बाहर आओ। इतना कहकर वो मुड़ी और क्लासरूम से बाहर चली गई। उसकी स्लिम यूथफुल फिगर धीरे धीरे कॉरिडोर में गायब हो गई। जी फेंग ने तुरंत झांगलेई की तरफ घूरा। कमीने, तुझे पहले से पता था वो पीछे खड़ी है ना? अब उसे समझ आया कि झांगलेई की एक्सप्रेशन अचानक वियर्ड क्यों हो गई थी। तूने जानबूझकर मुझे फंसाया। झांगलेई तुरंत हंस पड़ा। अरे अनग्रेटफुल मत बन, मैं तुझे फंसा नहीं रहा था, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था। अगर मैं पहले बता देता कि टोंगलेई पीछे खड़ी है तो क्या तू कभी बोल पाता कि तुझे वो पसंद है? मॉर्निंग स्टडी के बीच मिलने वाले 20 मिनट के ब्रेक का फायदा उठाकर टोंगलेई जी फेंग और झांगलेई को टीचिंग बिल्डिंग के पीछे बने कैफेटेरिया में ले गई। सच कहें तो
जी फैंग कभी टोंग लेई को पसंद करता था, उस ठंडी लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की को शायद नंबर 2 हाई स्कूल का हर लड़का पसंद करता था। लेकिन जी फैंग अपने और टोंग लेई के बीच का फर्क बहुत अच्छे से जानता था। दोनों जैसे अलग अलग दुनियाओं के लोग थे और टोंग लेई की खूबसूरती वो इतनी साफ, ठंडी और अनरीचेबल थी कि उसे पसंद करना भी जैसे किसी पवित्र चीज़ को गंदा करने जैसा लगता था। इसीलिए जी फैंग ने बहुत पहले ही अपने दिल की फीलिंग्स दबा दी थी। बाद में धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स हु शुए हुई के लिए बढ़ी, क्योंकि उसे लगता था कि टोंग लेई बहुत दूर है, जबकि हु शुए हुई एक रियल लड़की थी। लेकिन अब जी फैंग को महसूस हुआ कि उसकी सोच कितनी गलत थी। एक रियल इंसान सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और क्रूअल भी हो सकता है। उससे अच्छा तो वो दूर वाला सपना था। कम से कम वो चाकू जैसी बातें करके दिल नहीं तोड़ता। आगे चलती हुई टोंग लेई को देखते हुए जी फैंग के दिल में हल्की लहर उठी। पीछे से देखने पर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल पोनी टेल में बंधे थे। सिंपल आउटफिट होने के बावजूद वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसमें यूथफुल एनर्जी भी थी और हल्की मैच्योरिटी भी। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज थी उसकी फिगर। कैसी लगी हमारी स्कूल ब्यूटी? अचानक झांग लेई जी फैंग के पास झुककर धीरे से हंसा। प्रिटी है ना? जी फैंग तुरंत चौंक गया। असल में वो अभी थोड़ी देर पहले सीक्रेटली टोंग लेई की लेग्स देख रहा था, लेकिन बाहर से उसने नॉर्मल बनने की कोशिश की। तू कभी सीरियस नहीं हो सकता क्या? जी फैंग इरिटेटेड होकर बोला, लेकिन अंदर से उसे गिल्ट फील हो रहा था। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ था और अब वो दूसरी लड़की को देख रहा था। ऊपर से वो लड़की टोंग लेई थी। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत पवित्र चीज के बारे में गलत सोच रहा हो। लेकिन जी फैंग खुद नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक कारण था उसकी उम्र। 18 से 19 साल की उम्र में किसी खूबसूरत लड़की को देखकर अट्रैक्शन होना नॉर्मल था। दूसरा कारण, वो अब सच में हु शुए हुई के दर्द से बाहर निकल चुका था। झांग लेई हंसा। मैडमैन, क्या तुझे लगा मैंने तेरी नजरें नहीं देखी? अगर देखने की हिम्मत है तो मानने की भी रख। फिर वो और एक्साइटेड होकर बोला, अगर तू टोंग लेई को पटाना चाहता है तो मैं तेरे लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा, उसकी हैबिट्स, उसकी पसंद, सब कुछ। कैसा दोस्त हूं मैं? जी फैंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। तू हमेशा मुझे टोंग लेई के पीछे क्यों नदा रहा है? खुद क्यों नहीं ट्राई करता? ये सुनते ही झांग लेई का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली वियर्ड हो गया। वो कुछ बड़बड़ाया, लेकिन जी फैंग ने साफ सुन लिया। मैं खुद मरना नहीं चाहता। अगर मैंने उसे परस्यू किया तो मेरा बाप मेरी टांगे तोड़ देगा। जी फैंग उसे देखकर सोच में पड़ गया। तभी, तुम दोनों इधर आओ। टोंग लेई की ठंडी आवाज आई। वो कैफेटेरिया के एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसने आर्म्स फोल्ड कर रखे थे, जिससे उसकी चेस्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही थी। ये देखकर जी फैंग का दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन उसने बाहर से नॉर्मल बनने की कोशिश की। वो चुपचाप उसके पास चला गया, लेकिन झांग लेई उतना ऑनेस्ट नहीं था। वो हंसते हुए बोला, क्लास मॉनिटर, क्या आप हमें ब्रेकफास्ट ट्रीट देने लाई हैं? अगर हाँ तो हम मना नहीं करेंगे। टोंग लेई ने उसे घूरा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि झांग लेई ने तुरंत बेचारों वाला चेहरा बना लिया। मैं मजाक कर रहा था, हम सच में भूखे हैं। ऐसा करते हैं, आज ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से, इसे मेरी अपॉलजी समझ लो। टोंग लेई का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। उसने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें सुधारने का एक मौका देती हूँ, जाओ। मैडमैन, तू यही रुक। झांग लेई तुरंत हंस पड़ा। मैं फूड लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो फूड काउंटर की तरफ भाग गया। अब जी फैंग और टोंग लेई अकेले रह गए और इंस्टेंटली ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। जी फैंग नर्वस हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ अकेले बैठना उसके लिए टॉर्चर जैसा था। चलो पहले अंदर बैठते हैं, उसने ऑकवर्ड होकर कहा। टोंग लेई ने हल्का सिर हिलाया और कैफेटेरिया के अंदर चली गई। कैफेटेरिया पहले से स्टूडेंट से भरा हुआ था। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें अंदर एक खाली टेबल मिली। जी फैंग सीधे जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वो कभी इधर देखता, कभी उधर। बस टोंग लेई की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका कोल्ड और ग्लैमरस चेहरा उसे नर्वस कर रहा था। अचानक टोंग लेई ने उसे घूरा। जी फैंग, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? नहीं, जी फैंग तुरंत बोला। तुम इतनी सुंदर हो, डरावनी कैसे हो सकती हो? फिर मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? जी फैंग ऑकवर्ड हंसी हंसा। वो मन ही मन बोला, देखूं भी कैसे? तुमने अभी अभी सुन लिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर अब देखूंगा तो तुम गलत समझोगी। इस समय जी फैंग पहली बार दिल से चाहता था कि झांग लेई जल्दी वापस आ जाए। कम से कम वो माहौल हल्का तो कर देता। तभी टोंग लेई ने धीरे से कहा, जी फैंग, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज पढ़ाई है।
तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी भी 1 साल बचा है। अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसकी आंखें हल्का चमकी। यूनिवर्सिटी जाने से पहले बाकी चीजों में डिस्ट्रैक्ट मत होना, वरना पढ़ाई खराब हो जाएगी। ज़ीफैंग इंस्टेंटली समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। वो इनडायरेक्टली उसे समझा रही थी कि वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। मैं समझता हूँ, उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा। थैंक्स क्लास मॉनिटर। असल में होश हुए हुई वाली घटना के बाद ज़ीफैंग पहले ही समझ चुका था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। और जैसे उसने पहले कहा था, किसी को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि उसे पा लेना जरूरी है। कभी कभी चुपचाप किसी को पसंद करना ही काफी होता है, क्योंकि कई बार फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से सिर्फ दूसरे इंसान को परेशानी मिलती है। और ज़ीफैंग हमेशा ये बात समझता था। टोंगलेई ने उसकी एक्सप्रेशन देखी। उसे अचानक लगा कि शायद उसने बातें थोड़ी ज्यादा हार्श बोल दी। हालांकि वो रिच फैमिली से थी, लेकिन वो एरोगेंट नहीं थी। वो कभी गरीब लोगों को नीचा नहीं समझती थी। बस उसे ज़ीफैंग के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं थी, और उसे पता था कि उसका परिवार भी कभी ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए उसने उस दिशा में सोचा ही नहीं। वो धीरे से बोली, ज़ीफैंग, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। मुझे बस लगता है कि अभी हम स्टूडेंट्स हैं और एकेडमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो आज की बातें चाइल्डिश लगेंगी। ज़ीफैंग मुस्कुराया। इस बार उसकी स्माइल पहले से ज्यादा नेचुरल थी। मैं समझता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि अभी पढ़ाई सबसे जरूरी है। मैं पहले अच्छे से नहीं पढ़ पाया और उसका रिग्रेट आज भी है। अचानक टोंगले खूबसूरती से मुस्कुराई। अच्छा है अगर तुम ऐसा सोचते हो। फिर उसने धीरे से कहा, ज़ीफैंग, हम पहले ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब से हम दोस्त बन सकते हैं। ज़ीफैंग हल्का मुस्कुराया। ये मेरे लिए ऑनर होगा। टोंगले हंस पड़ी। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि जैसे आसपास के सारे फूल फीके पड़ गए हों। ज़ीफैंग भी हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे रात के आसमान में चमकते तारे। उन्हें देखकर टोंगलेई का दिल हल्का सा कांप गया। सिर्फ एक साथ किया गया ब्रेकफास्ट ही ज़ीफैंग और टोंगली के बीच की दूरी काफी कम कर गया था। लेकिन दोनों अभी सिर्फ दोस्त बने थे, और वो भी बहुत करीबी दोस्त नहीं। ज़ीफैंग अच्छी तरह समझता था कि टोंगलेई ने उसे कैफेटेरिया चलने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि एक तो ब्रेकफास्ट का समय था, और दूसरा उसने झांगलेई के साथ उसकी बातें सुन ली थी। उसे लगा था कि शायद ज़ीफैंग सच में उसके लिए वैसी फीलिंग्स रखता है। इसलिए वो मौका लेकर उसे इनडायरेक्टली समझाना चाहती थी कि वो ज़्यादा उम्मीदें ना लगाए। उम्मीदें? ज़ीफैंग ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। अगर उसे पसंद करना ही उम्मीद लगाना कहलाता है तो वो पिछले 2 सालों से यही कर रहा था। लेकिन अब ज़ीफैंग पहले जैसा भावुक नहीं रहा था। हुई वाली घटना के बाद उसने रिश्तों को लेकर खुद को काफ़ी बदल लिया था। जब वे क्लासरूम लौट रहे थे तब भी टोंगले सबसे आगे चल रही थी, जबकि ज़ीफैंग और जांगले पीछे थे। मैडमैन, तो हमारी स्कूल ब्यूटी टॉप टियर है ना? जांगले ने धीरे से शरारती अंदाज में कहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तू उसे परस्यू करना चाहता है तो मैं तेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाऊंगा। क्या बोलता है? ज़ीफैंग ने सिर हिलाया। बकवास मत कर, वो और मैं 2 अलग दुनिया के लोग हैं। जांगले तुरंत बोला, मैडमैन सीरियसली, तू किसी से कम नहीं है। तुझमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तेरी काइंडनेस, पर्सिवियरेंस और एम्बिशन ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोगों में नहीं होती। सिर्फ इसी वजह से तू ज्यादातर लोगों से बेहतर है। तू उसके लायक है। ज़ीफैंग हल्का मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी नजर सामने चल रही टोंगले पर टिक गई। पीछे से देखने पर उसकी फिगर इतनी ग्रेसफुल लग रही थी कि दिल अपने आप धड़क उठे। एक पल के लिए ज़ीफैंग के मन में ख्याल आया, उस सफ़ेद शर्ट और डेनिम स्कर्ट के अंदर वो कैसी दिखती होगी। जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, वो खुद चौंक गया। उसने मन ही मन खुद को डांटा, मैं कितना शेमलेस हूँ। टोंगले के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ज़ीफैंग के दिल में टोंगले किसी गॉडेस से कम नहीं थी। डैम मैडमैन, तेरी नोज ब्लीड क्यों हो रही है? जांगले अचानक चौंक कर बोला। कहीं तू हमारी स्कूल ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज तो नहीं हो गया? जांगले, कैसी बकवास कर रहे हो? टोंगले का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने ज़ीफैंग को टिश्यू पकड़ाते हुए चिंता से पूछा, ज़ीफैंग, तुम ठीक हो? ज़ीफैंग ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर टिश्यू लिया और नाक पोंछी। टिश्यू पर लाल खून देखकर वो खुद भी चौंक गया। सच में ब्लीड हो गया? वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। कुछ नहीं हुआ, चलो, उसने खुद को शांत करते हुए कहा। लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी नई एबिलिटी चीजों के आर पार देख सकती है? उसी समय उसके दिमाग में एआई की आवाज गूंजी, मास्टर को सिर्फ कंसंट्रेट करके बायो करंट एक्टिवेट करना होगा, तब एक्सरे विजन फंक्शन शुरू हो जाएगा। ज़ीफैंग चौंक गया। मैं बिना कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में जाए भी एआई से बात कर सकता हूँ? हाँ मास्टर,
बस अपने माइंड को फोकस कीजिए। अब जी फैंग पूरी तरह समझ चुका था। फोटोग्राफिक मेमोरी के अलावा उसके पास एक और सुपर पावर थी, एक्सरे विजन। हालांकि ये एबिलिटी देखने में मामूली लगती थी, लेकिन जी फैंग जानता था कि अगर किसी शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो चमत्कार कर सकती है। लेकिन अगर इतनी बड़ी शक्ति सिर्फ पीपिंग के लिए इस्तेमाल हो तो ये उस शक्ति का अपमान होगा। आज के बाद जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं एक्सरे विजन कैजुअली इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसने मन ही मन फैसला किया। उसे पता था कि अगर ऐसी चीज आदत बन गई तो इंसान का दिमाग धीरे धीरे अंधेरा और विकृत हो जाता है। अगर भविष्य में मैं उसके लायक बन पाया और अगर टोंग ले भी मुझे पसंद करने लगी, तब मैं उसे परस्यू करूंगा। अभी मैं बस एक गरीब लड़का हूं जिसके पास कुछ नहीं। देख कर कि जी फैंग ठीक है, टोंग ले ने राहत की सांस ली और तीनों क्लासरूम की ओर बढ़ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ऊपर स्कूल बिल्डिंग की एक खिड़की से दो जहरीली निगाहें लगातार जी फैंग को घूर रही थीं। वो नजरें एक लंबे हैंडसम स्टूडेंट की थीं। उसकी लुक्स ऐसी थीं कि कई लड़कियां उस पर फिदा हो जाएं। लेकिन इस समय उसकी आंखों में सिर्फ जहर भरा हुआ था। जी फैंग, टोंग ली वो लड़की है जिस पर मेरी नजर है। ये हैंडसम स्टूडेंट और कोई नहीं, ग्रेड 12 क्लास 6 का वाइस क्लास मॉनिटर शू मो था। उसके बगल में खड़ा स्टूडेंट चापलूसी करते हुए बोला, ब्रदर शू, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जी फॉन्ग तो बस एक गरीब लूज़र है जो स्वॉन मीट खाने का सपना देख रहा है। क्लास मॉनिटर कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। हमारे नंबर 2 मिडिल स्कूल में अगर कोई उसके लायक है तो वो सिर्फ ब्रदर शू हैं। आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हैं। ये सुनकर शू मो का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, चेन यांग, तू जी फॉन्ग के ठीक पीछे बैठता है, उस पर नजर रख। अगर कुछ भी अनयूजुअल लगे तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। ब्रदर शू, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। चेन यांग तुरंत चापलूसी से बोला। शू मो ने नीचे चलते जी फॉन्ग को देखकर ठंडी हंसी छोड़ी। एक गरीब लड़का जिसे डंप कर दिया गया, वो भी स्वॉन मीट खाने का सपना देख रहा है। उसे अपनी औकात तक नहीं पता। देख स्क्रीन पे सिस्टम मेरा हैक है। जी फैंग मोड ऑन, फ्यूचर सेट इन ब्लैक है। एक्स-रे विजन हर चाल पहले से रीड। ब्रेन मेरा सुपर चार्ज, प्लांटिंग सक्सेस सीड। टोंग लेई साथ में, पावर मेरी डबल। झैंग लेई बैक पे, नो मोर टेंशन नो ट्रबल। अंडरग्राउंड किंग ये है अपना एम्पायर। एलीट स्टूडेंट गेम ऑन फायर, गेम ऑन फायर।